चलिए, तो फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट्स के बहुत सारे फेनोमेना होते हैं, ठीक है बेटा, बहुत सारे फेनोमेना, उसमें से दो फेनोमेना आपको पढ़ाए जाएंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। और इसके बाद के जो फेनोमेनाज है बेटा वो पढ़ाए जाएंगे आपको 12th क्लास में, अगर आपने साइंस ले लिया गलती से, ठीक है। तो चलिए, तो बेटा सबसे पहले चैप्टर शुरुआत करने से पहले, है ना, हम बात करेंगे लाइट के बारे में। व्हाट इज़ लाइट? क्योंकि लाइट के बारे में पता होना पहले ज़रूरी है, ठीक है। लाइट क्या है, और बेसिकली ये जो पार्ट है आपके साइंस का, ये ऑप्टिक्स का पार्ट है बेटा, ठीक है। ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ लाइट एंड लाइट फेनोमेना, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो ऑप्टिक्स में आता है, ठीक है। एंड जो ऑप्टिक्स आप इस क्लास 10 में पढ़ने वाले हो वो रे ऑप्टिक्स है। क्या है बेटा वो? रे ऑप्टिक्स। रे मतलब कि लाइट को आप रे के फॉर्म में पढ़ाई करोगे। ये लाइट एक रे है, एक लाइन की तरह है, स्ट्रेट जा रहा है, बाउंस होके इधर से उधर जा रहा है, वो मतलब वही चीज़, ठीक है। लाइट को आप एक लाइन की तरह देखोगे, बट आप जब हायर क्लास में जाओगे तो लाइट को आप एक वेव के फॉर्म में देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वेव फॉर्म में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अगर रे ऑप्टिक्स के फॉर्म में अगर आप पढ़ने वाले हो तो बहुत बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। बट अगर आप इसको वेव के फॉर्म में पढ़ते हैं, जैसे आप लोगों ने साउंड को वेव के फॉर्म में पढ़ा था ना क्लास 9 में, है कि नहीं, फ्रिक्वेंसी था उसमें, वेवलेंथ था, तो थोड़ा उसमें आपका थोड़ा डिफिकल्टी आया होगा आपको समझने में, है ना। बट ये वैसा नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी इजी। तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे लाइट क्या है, उसके बाद उसके फेनोमेना को डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों को आज आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं आज आपको ये जो स्फेरिकल लेंसेस या फिर स्फेरिकल मिरर, इन सब के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको आज बताऊंगा कि लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे आपके स्फेरिकल मिरर को और उसके अलग अलग आपके इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट एंड फाइनली आपका जो थर्ड डे होगा वेडनेसडे, उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे आपके स्फेरिकल लेंसेज को और उसके फेनोमेना को, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, 3 दिन का पूरा चैप्टर रहता है ये। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा लाइट से। व्हाट इज लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या है, लाइट क्या है, ठीक है। तो लाइट को हम कहते हैं बेटा अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that gives us sensation of sight, ठीक है, सेंसेशन ऑफ साइट। और इसको हम लोग दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, इट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स, ठीक है, सी थिंग्स अराउंड अस, मतलब कि हमारे आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करता है, ठीक है। ये तो ये दोनों डेफिनेशन में से कुछ भी आप फॉलो कर सकते हो। ये सिर्फ आपको यहाँ पर ये फॉर योर नॉलेज बताया जा रहा है, क्योंकि कभी पूछा नहीं जाएगा आपको व्हाट इज लाइट, ठीक है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली लाइट कर क्या रहा है। हम लोग लाइट के बारे में कैसे पढ़ रहे हैं, व्हाट इज दिस लाइट इज, ठीक है। तो लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सेंसेशन ऑफ साइट देता है। साइट जो है बेटा ये हमारे 5 सेंसेस में से एक सेंस है, और बिना लाइट के वो सेंस काम नहीं करता, ठीक है। जैसे हमारी आंखें, ठीक है, वो साइट का सेंस है, बिना लाइट के प्रेजेंस में आप कुछ चीज़ नहीं देख पाते, ठीक है। और इसको हम दूसरे फॉर्म में बोल सकते हैं कि अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास में जो भी सारी चीज़ें हैं उसको देखने में मदद करता है, ठीक है। तो लाइट का यहाँ पर कुल मिला के कितने फेनोमेना होते हैं, तो मैं आपको वो सारे बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए बेटा, लाइट का जो सबसे पहला फेनोमेना आता है बेटा, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, उसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है आपने, वह है रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा आपका? रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन आपका एक फेनोमेना होता है जो कि लाइट दिखाता है, ठीक है। ये नेचुरली ऑकर करेगा। रिफ्लेक्शन के बाद दूसरा क्या होता है? रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। ये दोनों आप इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद और कौन सा होता है, तो आपके जो एक और फेनोमेना है उसके बारे में आपके बुक में डिस्कशन किया गया है, छोटे से बॉक्स में बताया गया फर्स्ट ही पेज में, डिफ्रैक्शन करके, ठीक है, डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन, ठीक है। डिफ्रैक्शन जो होता है बेटा ये फॉर्मेशन ऑफ शैडो करता है। कभी भी जैसे मान लीजिए कि शैडो कैसे फॉर्म हुआ, तो ये डिफ्रैक्शन की वजह से हो पाता है, ठीक है। जैसे लाइट के अगर आपके इधर इस तरफ से लाइट आ रही है, आपके ऊपर लाइट पड़ा तो आपके पीछे शैडो फॉर्म होता है, तो वो शैडो कैसे फॉर्म हो रहा है, ये डिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है, शैडो का फॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद फिर आपका एक और फेनोमेना होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है।
इंटरफेरेंस भी एक आपका फेनोमेना है जो कि आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो ये दोनों के दोनों आप पढ़ते हैं बेटा वेव थ्योरी में या फिर वेव ऑप्टिक्स में, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स में आप इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये दोनों के दोनों चीजें आप पढ़ते हैं बेटा रे ऑप्टिक्स में, ठीक है, रे ऑप्टिक्स। चलो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि जो रे ऑप्टिक्स है प्रिटी मच ये आपका ना एक फॉल्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब काफ़ी हद तक ये मतलब गलती है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आपके गलत है जो कि आपके बुक में भी अगर आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि धीरे धीरे कि जो आपका ये रिफ्लेक्शन है रिफ्रैक्शन है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे कि क्या क्या आपको दिक्कतें इसमें आएंगी, ठीक है। देखिए बेटा, तो लाइट समझ में आ गया, ये फेनोमेना अब मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली रिफ्लेक्शन इज, ठीक है। रिफ्लेक्शन ठीक है। चलिए रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन के बारे में समझते हैं और रिफ्लेक्शन का ना मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा लिमिटेशंस भी बता दूंगा, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन के लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं। अभी देखिए बेटा रिफ्लेक्शन है क्या, ठीक है। रिफ्लेक्शन को हम लोग जनरली बोलते हैं बेटा बाउंसिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बेटा? बाउंसिंग ऑफ लाइट। बाउंसिंग ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्लेक्शन कहेंगे ऑन शाइनी सरफेस ना, शाइनी सरफेस पर नॉर्मली ये डेफिनेशन आपको बुक से मिलते हैं, ऑन अ शाइनी सरफेस लाइट बाउंस कर जाता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, ये गलत है। ये सिर्फ यहीं तक सही है बाउंसिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। किसी भी बॉडी के ऊपर में लाइट रिफ्लेक्ट कर ही देता है। अभी आप मुझे देख पा रहे हो ना, ठीक है, मैं जानता हूं इतना हैंडसम नहीं हूं मैं, बट फिर भी ना मुझे देख पा रहे हो ना, है कि नहीं? तो मुझे देख पा रहे हो, इस आपके स्मार्ट बोर्ड को देख पा रहे हो, अपने आसपास चीजें देख पा रहे हो, ठीक है। वो बाउंसिंग ऑफ लाइट के कारण ही देख पा रहे हो, ठीक है, बाउंस हो रही है, ठीक है, वहां जाके लाइट हिट कर रही है, लाइट बाउंस होकर आपकी आंखों तक, वो रिफ्लेक्शन है बेसिकली, ठीक है, बाउंस होकर आपकी आंखों तक आ रहा है, तो आप उसको देख पा रहे हो। किसी भी चीज को आप इस दुनिया में देखते हो बेटा वो बाउंसिंग ऑफ लाइट से ही देख पाते हो, रिफ्लेक्शन से ही देख पाते हो, ठीक है। तो इससे ये तो आपका साफ साफ क्लियर हो जाता है कि रिफ्लेक्शन जो है वो हर एक बॉडी पे होता है। कोई भी चीज आप देख पा रहे हो बेटा वो बाउंसिंग ऑफ लाइट के कारण ही देख पा रहे हो, रिफ्लेक्शन के कारण ही देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसको प्लीज अपने दिमाग में रखना, ठीक है। तो मतलब कि रेगुलर और इररेगुलर शेप के, अगर मान लीजिए कोई बॉडी ऐसी है और कोई बॉडी ऐसी है, ठीक है, तो लाइट अगर इसके ऊपर गिरती है ऐसे, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हर एक पॉइंट पे दिखाएगा, ठीक है। ये लाइट अगर इधर से आया है तो ये रिफ्लेक्शन होके इस तरफ को भी जाएगा, ठीक है। जिस तरह से अगर लाइट अगर मान लो यहाँ पे आया, लाइट इधर से आया, मतलब लाइट कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, आपका इधर से आया तो ये इधर को रिफ्लेक्ट हुआ, अगर मान लो लाइट इधर से आया तो इधर को रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब लाइट जो है बेटा वो इररेगुलर शेप से भी रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका लाइट जैसे आ रहा है वैसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो आपके रेगुलर सरफेस पे सिर्फ रिफ्लेक्शन होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इररेगुलर सरफेस पे भी रिफ्लेक्शन होता है। और ये चीज मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस में ये सिंपल क्यों है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ रेगुलर क्या लिया जाता है बेटा, रेगुलर आपका यहां पर शेप लिया जाता है, इररेगुलर शेप की पढ़ाई आपके बुक में नहीं है। तो इसलिए आपको यहां पर आसानी ये हो जाती है कि आप बहुत ही सिंपल सा एक मिरर ले लोगे, कर्व मिरर ले लोगे, तो उसमें आप रिफ्लेक्शन वगैरह दिखाओगे, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या सर? बाउंसिंग ऑफ लाइट। बाउंसिंग ऑफ लाइट, लाइट गया टकराया उस ऑब्जेक्ट में और वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों तक आया, तो आप उसके शेप को देख पा रहे हो, आप उसको समझ पा रहे हो कि वो कैसा है, ठीक है, उसके डेप्थ को समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यही रिफ्लेक्शन से पॉसिबल होता है। अब रिफ्लेक्शन आई होप अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता देते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत सुना होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आपने नहीं पढ़ा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक चीज आपको नहीं बताया जाता बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जब भी लिखा आता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो लिखा गया है बेटा बेसिकली अगर समझें यहाँ पे तो ये रेगुलर सरफेस के लिए लिखा गया है, रेगुलर सरफेस के लिए, ठीक है बेटा। रेगुलर सरफेस का मतलब क्या है बेटा? एकदम सीधा सरफेस, ठीक है, उसमें आपके उबड़ खाबड़ ऐसे खड्डे वड्डे नहीं होंगे, ठीक है। तो रेगुलर सरफेस के लिए हम अगर यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखें तो क्या है, तो पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है बेटा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है चलिए समझते हैं, ठीक है। मैं बार बार कहूंगा आपसे बेटा कि आप पढ़ रहे हो रे ऑप्टिक्स, ठीक है, मैं बार बार कहूंगा कि आप पढ़ रहे हो रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में लाइट आपको हमेशा एक लाइन के फॉर्म में दिखाई देगा, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे देखिए बेटा ये आपका आईना है, ये क्या है बेटा? आपका आईना, ठीक है। अब लाइट यहां से आया, लाइट यहां से आने के बाद जैसे ही इस सरफेस को हिट करेगा, इसको हिट करने के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका
रिफ्लेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये क्या है बेटा, ये आपका रिफ्लेक्शन है। क्या है बेटा, ये रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप देख सकते हो ये जो लाइट आके यहाँ पे हिट कर रही है बेटा, यहाँ पे जिस पॉइंट जो आके इसके सरफेस से टकरा रहा है बेटा, इस लाइट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब कि वो लाइट जो आके इस सरफेस को हिट कर रही है, और जो ये रिफ्लेक्ट होके जा रहा है उसको क्या कहेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये जिस पॉइंट को आके टच कर रहा है बेटा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और यहां से क्या निकलेगा बेटा, आपका नॉर्मल निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा, नॉर्मल, ठीक है। ये देखिए ये नॉर्मल होता है, इस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब इस लाइन के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम कहेंगे बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस लॉ में यही बताया गया है कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इस लॉ में और कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आईना आपने ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रख दिया आपने, यहां से रे आया, बाउंस किया और निकल गया, ठीक है। तो नॉर्मल कैसा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर पे होगा, ठीक है। यहां हमेशा याद रखिए नॉर्मल कैसा होता है, नॉर्मल हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर पे होता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। अगर कोई सरफेस ऐसे है तो नॉर्मल कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर में होगा, ठीक है। रे आया, बाउंस होकर निकल गया, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो आपको ये बात समझना होगा। और ये जो नॉर्मल है ना बेटा, ये नॉर्मल हमेशा इमेजिनरी है, ये नॉर्मल कभी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये इमेजिनरी है, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हम यहां पर क्या करते हैं बेटा, इसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट इमेजिनरी लाइन, ठीक है। और इस लाइन के साथ आपका इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और इस लाइन के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे आपका एंगल बनाएगा वो होगा आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको लॉ जो है वो समझ में आ गया, ठीक है। चलो जो भी है, ठीक है। ये क्या है बेटा, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ है, क्या है बेटा, ये फर्स्ट लॉ। चलिए अब दूसरा लॉ देखते हैं बेटा, ठीक है। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है। सेकंड लॉ क्या है, अब सेकंड लॉ में आपको मिलता है बेटा कि एंगल ऑफ आपको जो रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल ऑल लाई ऑन अ सेम प्लेन। ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ठीक है, ये एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखिए बेटा, ये आपको इंसिडेंट रे दिख रहा है, ये आपको नॉर्मल दिख रहा है, और ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है, ठीक है। ये तीनों के तीनों दिख रहे हैं बेटा, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। मतलब आप बोले सर प्लेन मतलब समझ में नहीं। अभी देखिए बेटा, आप लोगों को कार्टेशियन प्लेन तो याद होगा, क्लास 9 में देखा हुआ था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके देखिए बेटा, आप लोग को ये तो याद होगा एटलीस्ट, एक्स होता है माइनस एक्स होता है, वाई होता है माइनस वाई होता है, ये तो याद होगा, है कि नहीं। ये मैथ्स में होता है आपको पॉइंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसी को हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, मैं बस इसको देख रहा हूँ। अब मान लो कि ये मेरा मिरर है और ये मेरा नॉर्मल है, तो मेरी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से आ रही है ना बेटा, है कि नहीं। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा, ये एक ही प्लेन है। क्या है बेटा, ये एक ही प्लेन है जिसमें कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब एक साथ लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर यही बताया गया है कि इसी प्लेन के अंदर में, एक ही प्लेन के अंदर में, एक्स और वाई प्लेन के अंदर में आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी आपके लाई करते हैं। तो एक तरह से अगर आपको मैं बताऊं तो ये एक पेज की तरह है, जो आपके कॉपी या आपके बुक में जो पेजेस होते हैं ना बेटा, वो एक प्लेन फिगर है। क्या बेटा, वो एक प्लेन फिगर। तो उसी तरह से आपका इंसिडेंट रे अगर ऐसे आया तो रिफ्लेक्ट होकर निकला, और उसके बीच में जो नॉर्मल होगा ये सब के सब आपके एक ही प्लेन पे होंगे, ठीक है। अगर आप उसमें क्या गिर रही है, कहाँ से गिर रहा है, ट्रांसफॉर्मर गिर गया है क्या भाई साहब, टूट टूट के गिर रहा है क्या। चलो जो भी है, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है बेटा, ये हमेशा आपके एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक है, एक इन अ सिंगल प्लेन। क्लियर। चलिए, तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज बोलिए, डाउट है आपको बेटा, समझ में आ रहे। और कोई, सबको आ गया समझ में, क्या बात है, बच्चे तेज है यार, मतलब
बढ़िया। चलिए अब यहाँ पर मैं कुछ डायग्राम्स दिखा रहा हूँ आपको बेटा, आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आपका रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सा आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको देख के है ना आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक मिरर है, उल्टा रखा गया था एक, ठीक है। ये रे आया और ये गया, ठीक है। इसका नॉर्मल जो होगा वो यहाँ पे ये रहा आपका। तो मुझे बताइए ये रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 है, तो कौन सा आपका रे इंसिडेंट होगा और कौन सा रिफ्लेक्टेड होगा? हाँ अन्ना, 1 क्या है बेटा और ये 2 रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड है। कैसे बताया बेटा, कैसे मतलब पता है आपको कि सर 1 आपका इंसिडेंट है और 2 आपका रिफ्लेक्टेड है? हाँ सर एरो है बोलना, सर एरो आपने बनाया, तो सर ये थोड़ा सर एरो आपने बनाया हुआ है, तो एरो से हमें दिख रहा है कि सर ये इधर जा रहा है, और सर इस एरो से दिख रहा है सर हमको ये इस तरफ को निकल रहा है, तो ये जा रहा है और आ रहा है, तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा और ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना बेटा? नहीं आपको बस एक टेस्ट के लिए मैं बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप समझिए ना, ठीक है। ये देखिए बेटा, अब मुझे बताइए ये आपका P और ये आपका Q रे है, मुझे बताइए कौन सा आपका रे इंसिडेंट है और कौन सा आपका रिफ्लेक्टेड है? हाँ, और कौन सा एंगल आपका जो है इंसिडेंट एंगल है? QON बोलना, ये आपका इंसिडेंट है, और दूसरा PON ये क्या है बेटा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है ना। इस तरह से आपको समझना है, ठीक है ना। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए रे यहाँ से आया और ये आपका A है, ये आपका B है। चल सुना, पता क्या है इंसिडेंट, कौन सा है? A इंसिडेंट है और B, और इंसिडेंट एंगल, हाँ ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। चलिए तो आई होप सबको समझ में आ गया, क्लियर है नहीं? चलिए आगे बढ़ते, ठीक है। चलिए तो रिफ्लेक्शन इतना ही है, रिफ्लेक्शन में ज़्यादा कुछ और है नहीं, ठीक है। रिफ्लेक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो मैं अब रिफ्रैक्शन शुरू करता हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्शन को समझते बेटा, और रिफ्रैक्शन अगर आपको समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि चैप्टर खत्म, ठीक है। मतलब कि अगर आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ गया, क्योंकि यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आप पहली बार पढ़ने वाले हो, ठीक है। एंड आई होप कि मतलब आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है, इतना कुछ खतरनाक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए बेटा क्या है, रिफ्रैक्शन की बात करें, ठीक है। रिफ्रैक्शन तो मैंने यहाँ पे पहले क्या बताया बेटा आपको, रिफ्लेक्शन क्या था बेटा, मुझे बताइए तो रिफ्लेक्शन क्या था बेटा? हाँ जी, बाउंसिंग ऑफ लाइट था ना, बाउंसिंग ऑफ लाइट को आपने रिफ्लेक्शन कहा, तो आपका ये क्या होगा, जो रिफ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है। चलिए तो रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन, तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन बेसिकली, तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या होता है बाबू? बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। देख रहे हो बेटा, एक बार बाउंस कर रहा है, एक बार बेंड कर रहा है, एक बार बाउंस करेगा, एक बार बेंड करेगा, एक बार बाउंस करेगा, एक बार बेंड करेगा, ठीक है। कि क्यों करेगा, रीजन, रीजन पूछ रहा है, क्यों, वाई, क्यों करेगा बेंड, है कि नहीं? तो हमको बोलना पड़ेगा सर कि व्हेन लाइट passes from one medium to another medium, ठीक है। जब लाइट एक मीडियम से अगले मीडियम में पास करेगा, मतलब ठीक है, क्या है ये, when light passes from one medium to another medium of different density, of different optical density, चलो ऑप्टिकल डेंसिटी, वैसे आप डेंसिटी भी अकेले लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप ऑप्टिकल डेंसिटी लिखो या डेंसिटी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेंसिटी का मतलब तो आप लोग जानते हो ना क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली डेंसिटी, ओके। डेंसिटी पता है ना सबको, ओके। चलिए एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए कि आपने एक गिलास में पानी ले लिया और एक गिलास में शहद ले लिया, ठीक है। दोनों को आपने गिराया तो पानी झट से खाली, शहद क्यों नहीं खाली हो रहा? हाईली डेंस है ना वो, धीरे 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 निकल के आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा कि इसका रीजन वही है कि व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम, तो यहाँ पे पानी और शहद में दोनों में डिफरेंस क्या है? डेंसिटी का। तो इसीलिए अगर लाइट मान लो पानी से आ रहा था, शहद के अंदर गया, तो क्या हुआ? हाँ, चेंज इन डेंसिटी हुआ ना। तो तब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट होता है। अभी भी यहां पे कंप्लीट नहीं हुआ वैसे ये चीज, ठीक है।
अब यहां पर सवाल आया कि चलो ठीक है सर, ये भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट ही मतलब साउंड कर रहा है कि लाइट एक मीडियम से अगले मीडियम में जा रहा है तो बेंडिंग दिखा रहा है, पर फिर भी सर ना कुछ चीज यहाँ पे ना अभी भी इनकम्प्लीट सा लग रहा है। ठीक है, चलो मान लिया कि सर एक डेंसिटी से अगले डेंसिटी में गया तो क्या हुआ बेटा, आपका जो लाइट है वो बेंड कर गया। ठीक है, तो फिर से पूछा कि सर पर क्यों क्यों कर रहा है। चलो ठीक है, उसका भी एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है आपको मैं, मान लीजिए कि ये रूम है हमारे पास, अभी इस रूम में आप लोग सब बैठे हुए हो। ठीक है, उस दरवाजे तक पहुंचने का एक्सेस अभी अभी भी बहुत ईजी है, मैं आराम से जा सकता हूँ, इधर से जाके दरवाजा खोल के मैं चला गया। ठीक है, मैं गुस्सा हो गया, अरे तुम लोग पढ़ते पढ़ते हो नहीं, मैं जा रहा हूँ, नहीं पढ़ाऊंगा, मैं निकल गया यहाँ से। ठीक है, पर मान लो कि अभी तो मैं आराम से निकल जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे उतनी डेंसिटी नहीं है। ठीक है, पर अगर मान लो कि यहाँ पे 50 बच्चे बैठ गए, चलो 100 बच्चे बैठ गए। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं। जिस दिन सरस्वती पूजा में नहीं दिखा था क्या हो गया था, पूरी भीड़ लग गई थी, इधर से उधर जाने में, अरे भैया हट जाओ, अरे निकले तो मुझे खिचड़ी खाना है, इधर से उधर जा नहीं पा रहे थे हम लोग। नहीं तो बेसिकली वहां पे हो क्या रहा था बेटा, वहां पे डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे, तो हम लोग इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाने में हमारी स्पीड क्या हो जा रही थी बेटा, स्लो। तो मतलब कि आप क्लियरली देख सकते हो कि अभी मैं आराम से जा सकता हूं तो मेरी स्पीड हाई है, बट अगर डेंसिटी बढ़ जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो लाइट का स्पीड जब वो एक मीडियम से अगले मीडियम में जाता है जिसकी डेंसिटी अलग अलग होती है तो उसकी स्पीड बदल जाती है। इसीलिए होता क्या है बेटा, लाइट को बेंड करना पड़ता है। लाइट को क्या करना पड़ता है बेटा, बेंड। तो इसका रीजन एक और सामने क्या है बेटा, ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अगर लाइट की स्पीड इंक्रीज कर जा रही है और लाइट की स्पीड अगर डिक्रीज कर जा रही है तो तब जो है बेटा लाइट आपका क्या दिखाता है, बेंडिंग दिखाता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर है ये, आई होप कि क्लियर था। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा आप लोग, है ना। ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है बेटा मैंने क्या रीजन दिया आपको बेटा, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट आपका ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसमें बेंडिंग क्यों दिखाएगा, क्योंकि जब लाइट आपके एक मीडियम से अगले मीडियम में जाएगा तो वहां पर लाइट की स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज भी हो सकती है, इसीलिए यहां पे बेटा ये बेंडिंग दिखता है। तो आई होप कि आपको पूरा रीजन समझ में आ गया। ठीक है, आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाया। ठीक है, अब चलिए अब इसको ना बेटा देखते हैं। ठीक है, अब हम इसको मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको कि लाइट कैसे बेंड करता है और लाइट की बेंडिंग से क्या असर होगा, कहां पे ये कैसा बेंडिंग दिखाएगा और किस तरह से, मतलब हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में कैसे बेंडिंग दिखाएगा ये, और आपके लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में कैसे बेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है हम उसके ऊपर भी पूरा पूरा बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यही आज आपको समझ के जाना है और आपको लास्ट में न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करना है आज। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बेटा। तो अब हम यहां पे बात करेंगे बेटा बेंडिंग का। ठीक है, कि ये बेंडिंग कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा बेटा रेयरर टू डेंसर। ठीक है, रेयरर टू डेंसर की बात करते चलिए बेटा, रेयरर टू डेंसर। अब रेयरर का मतलब क्या है, मीडियम मीडियम विथ लोअर डेंसिटी, मीडियम विथ लोअर डेंसिटी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, रेयरर मीडियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, रेयरर मीडियम, मतलब जिसकी डेंसिटी कम होगी, जिसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, कम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेयरर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम में जो चीजें होती है ना बेटा जनरली आपके दूर दूर होती है। ठीक है, मतलब जो आपके पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपका रेयरर मीडियम अगर ये है तो उसमें पार्टिकल्स जो बेटा दूर दूर होंगे जिसमें कि गैप्स काफी होते हैं तो लाइट आराम से पास कर पाता है। ठीक है, तो इसकी रेयरर मीडियम की कंडीशन है। और डेंसर मीडियम में क्या रहेगा बेटा, डेंसर मीडियम हम बोल देंगे सर वो मीडियम है मीडियम विथ हायर डेंसिटी। ठीक है, मीडियम विद हाइयर डेंसिटी, तो इसके पास जो आपके पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो पास पास होते हैं। ठीक है, पास पास में एकदम इस तरह से। ठीक है, पास पास इसके पार्टिकल्स रहते हैं जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी हाई है। तो आपको समझ में आ रहा होगी कि डेंसर मीडियम का मतलब क्या है और रेयरर मीडियम का मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले बेटा पहले डेंसर सॉरी रेयरर टू डेंसर। ठीक है, रेयरर टू डेंसर, प्लीज बात को समझना। ठीक है, मैं किसकी बात करने वाला हूं बेटा, रेयरर से डेंसर, जब लाइट आपके रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में अब आ रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बेटा क्या ये होता है। ठीक है, कौन है ये, जाके देखो तो यार बाहर क्या है, कौन है ये, एक बार देखो तो बेटा इधर से, हाँ इधर से देखो ना समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं क्या, पुलिस तो नहीं आ गई कुछ भी नहीं क्या और ना कि जौरे कसं लागली आवाज येते इथं
हजुर पर त्यो के झरेको हो कि त्यो डिस्टर्ब भएको हो भाइ हजुर भाइको एकपल्ट माथि गरेर पछाडिबाट हजुर छप्परमा सिडी छ पछाडि हजुर त्यो होइन त्यो कसले के यसो फेके जस्तो लाग्दैछ कि त्यसले गर्दा हुन्छ नानीहरूले हेरेछ नानीले हेरेछ हजुर हजुर त्यस्तै हो जस्तो लाग्यो हजुर सो रेयर टू डेंसर में क्या होगा चलिए देखते हैं ठीक है बेटा रेयर टू डेंसर इसमें देखिए बेटा कंडीशन कैसा रहता है ये लाइन जो है ना बेटा ये लाइन ये आपका सेपरेशन लाइन है ठीक है मान लीजिए ये सेपरेशन लाइन है ये हमारा रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है ठीक है यहां से लाइट आया ठीक है लाइट ये थोड़ा सा ऑब्लिकली आना चाहिए ठीक है थोड़ा सा ऑब्लिक में आना चाहिए ठीक है मतलब थोड़ा टेढ़ा आना चाहिए ठीक है ये सीधा आएगा तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा ठीक है रिफ्रैक्शन की कंडीशन में एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको बेटा कि ऑब्लिकली अगर लाइट ऐसे आ रहा है तभी रिफ्रैक्शन होगा ठीक है लाइट अगर सीधा आएगा रिफ्रैक्शन नहीं होगा ठीक है लाइट कभी भी अगर नॉर्मली आएगा रिफ्रैक्शन नहीं होने वाला ठीक है तो हम लोग इसको ना यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं बेटा इस वाले में कि रिफ्रैक्शन कंडीशन इसको आप कंडीशन बोल सकते हो कंडीशन में आप लिख सकते हो कि रिफ्रैक्शन कैन बी seen only when light falls obliquely between the mediums ठीक है तो याद रखिएगा बेटा कि रिफ्रैक्शन होने के लिए या फिर रिफ्रैक्शन दिखने के लिए आपका लाइट जो है बेटा वो ऑब्लिकली गिरना चाहिए कैसे गिरना चाहिए बेटा ऑब्लिकली ठीक है अगर कभी सीधा गिरेगा तो वो वहां पर आपका रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगा क्योंकि रिफ्रैक्शन जो है बेटा वो बेंडिंग ऑफ लाइट से होता है ठीक है बेटा तो अगर लाइट मान लीजिए सीधा आ रहा है तो वो सीधा ही पास कर जाएगा क्योंकि ये बेंड हो रहा है यहाँ पे ये तो सीधा ही पास कर गया ना जैसे आया वैसे घुस गया ठीक है तो इसीलिए यहाँ पर आपका बेटा कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा मतलब कि नॉर्मली अगर आ रहा है तो वो कभी भी आपका रिफ्रैक्शन नहीं दिखाएगा ठीक है तो इसमें नो रिफ्रैक्शन इज सीन क्योंकि ये आपका मान लीजिए रेयर था ये आपका डेंसर था तो कोई फर्क नहीं पड़ता लाइट सीधी सीधी नीचे चल जाएगी यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं ठीक है तो इस बात को प्लीज़ ध्यान में रखिएगा ठीक है तो ये कंडीशन आपको बता देने के बाद चलिए बेटा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था देखिए बेटा लाइट ऐसे ऑब्लिकली आया ठीक है लाइट ऐसे ऑब्लिकली आया और लाइट जैसे ही यहाँ पहुंचा है तो ये रेयरर मीडियम था क्या था बेटा ये रेयरर मीडियम ठीक है बेटा ये रेयरर था और यहाँ पे डेंसिटी कम थी तो जब ये बेंड करेगा बेटा तो ये बेंड करते वक्त कुछ इस तरह से बेंड करेगा ये देखिए बेटा तो आप जब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना नॉर्मल इस तरह से दिखेगा आपको बेटा देखिए आपको यहाँ पे नॉर्मल मैं बार बार कहूंगा बेटा कि नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर पे बनाना इस सरफेस के परपेंडिकुलर पे होगा तो अब आप मुझे एक बात बताइए ये एंगल आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ठीक है क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट है ये इंसिडेंट है इंसिडेंट रे है ठीक है बेटा ये और ये जो लाइट जा रही है बेटा ये क्या है बेटा ये आपका रिफ्रैक्टेड अब क्योंकि अब रिफ्रैक्शन चल रहा है ना तो रिफ्रैक्टेड होगा ना ये रिफ्लेक्टेड नहीं होगा रिफ्रैक्टेड रे है बेटा ये अब ध्यान से देखिए बेटा अब मुझे एक बात बताइए इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ ये आपका नॉर्मल है ठीक है बेटा इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ क्या बनाया बेटा आई बनाया ये इंसिडेंट एंगल है और ये जो एंगल बनेगा वो क्या होगा बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल क्या बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल ठीक है ये कौन सा एंगल है बेटा रिफ्रैक्टेड एंगल अब मुझे एक बात ऐसे कॉमन सेंस से बताइए ना कि यहां पर जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से क्योंकि यहां पर हुआ क्या रेयरर से डेंसर पे आनी है जब रेयरर से डेंसर पे लाइट आता है तो आपका जो लाइट है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है आया था ऐसे बट थोड़ा दब गया ऐसे तो ये अंदर की तरफ बेंड हुआ है ना ठीक है तो यहां पे हमेशा याद रखिए बेटा कि व्हेन लाइट passes from rarer to denser medium it bends toward normal ठीक है ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है
इसीलिए इसका कारण ये निकलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। ठीक है बेटा, आया समझ में? इंद्राणी जी कुछ डाउट है तो बोलिए। यहाँ पे क्या हुआ है मैं फिर से बता दूं, देखिए ये इंसिडेंट रे आया, ये रिफ्रैक्ट हुआ, रेयर से डेंसर की तरफ आ रहा था। तो अब चलो एक बात मुझे बताओ, यहाँ पे लाइट कहाँ फास्ट है, ऊपर में या नीचे में? अरे वाह बहुत बढ़िया थे, फास्ट है यहाँ पे, ठीक है ये फास्ट है। और यहाँ पे क्या है बेटा? स्लो। क्या बात है, देखा कॉन्सेप्ट क्लियर होने से समझ में आता है हर एक चीज ना। ये फास्ट है ये स्लो है, जहां फास्ट है वहां की एंगल बड़ी है, जहां स्लो है वहां की एंगल छोटी है, हमेशा यही अब ध्यान में रखना। अब मैं आपको जब डेंसर टू रेयर बताऊंगा आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगी कि क्या होने वाला है नहीं? क्योंकि जब वहां पर अगर आप काम करेंगे तो लाइट क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, स्लो से फास्ट हो जाएगा। मतलब देख रहे हो ना कितना सिंपल सा चीज है, कितना सिंपल तरीके से ये फेनोमेना काम करते हैं। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स इसी तरह से आपको मतलब क्या ना पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपने अभी रिफ्रैक्शन समझ लिया, अब आप रेयरर से डेंसर देख लिए, कंडीशन समझ में आ गया। तो इसके बाद अब जो अगली कंडीशन आप यहां पर देखेंगे वो कौन सी वाली होगी बेटा? वो होगी आपकी कौन सी वाली है? डेंसर टू रेयर ना। चलिए डेंसर टू रेयर करते हैं, ठीक है बेटा, डेंसर टू रेयर, ठीक है रेयर, ठीक है। चलिए डेंसर टू रेयर करते हैं। अब डेंसर टू रेयर में क्या होने वाला है, चलिए डेंसर टू रेयर करते हैं बेटा। डेंसर टू रेयर में अगर आप देखें तो यहां पर जो आपका मीडियम है, चलिए मान लीजिए कि ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है बेटा, ये दिस इज डेंसर, दिस इज रेयर, ये आपकी रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। लाइट देखिए आया ऐसे, ठीक है, लाइट ऐसे आया, ये यहाँ पे हिट किया, ठीक है। यहाँ पे हिट करने के बाद अब लाइट कहाँ जाएगा? और दूर जाएगा। अरे दूर नहीं जा रहा है तो चलिए दूर ले आते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा और दूर चल जाएगा ऐसे, ठीक है। आप देख सकते हो कि लाइट यहाँ से आया और लाइट अब और थोड़ा सा उस तरफ को निकला है, ठीक है। अभी देखिए बेटा मैं आपको नॉर्मल बना के दिखाता हूँ, ये देखिए नॉर्मल है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, लाइट उस तरफ को गई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल आपका ये बेंड हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपका? ये आपका इंसिडेंट रे है, क्या है बेटा? ये आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपका? ये आपका रिफ्रैक्ट रे है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है बेटा? इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो लाइन है बेटा वो क्या है बेटा? ये नॉर्मल है, क्या है बेटा? ये नॉर्मल का लाइन है, ये जो आप लाइन देखते हैं ना बेटा, ये ठीक है, ये लाइन आपकी नॉर्मल की लाइन है। तो अब आप यहां पर पाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है बेटा वो लेसर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, ये छोटा होगा, ठीक है। ये क्या होगा बेटा? छोटा होगा। यहां पर आपका स्पीड क्या होगा बेटा? स्लो होगा। और यहां पे क्या होगा बेटा? आपका फास्ट होगा। अब मुझे आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे स्लो क्यों होगा, यहाँ पे फास्ट क्यों होगा, ठीक है। तो प्लीज ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज आई होप आपको समझ में आ रही है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया तो बोलिए प्लीज। आगे सबको समझ में? सबको आ गया क्या? ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए, तो इसके बाद अब हम लोग एक फेनोमेना पढ़ते हैं बेटा, एक फेनोमेना नहीं बेटा, इस बेसिकली इसी रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है वो, ठीक है। रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा? लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा, लैटरल शिफ्ट। अभी आपको समझ में आएगा कि बेटा आपके स्कूल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखिए बेटा लैटरल शिफ्ट बेसिकली ये बताते हैं कि स्कूल्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। आपके जो स्कूल होता है ना बेटा किस तरह से काम करता है, देखिए बेटा, तो लैटरल शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है बेटा, लैटरल शिफ्ट। अब लैटरल शिफ्ट में हम लोग पढ़ने वाले बेटा ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब, ठीक है। ये हम लोग देखने वाले, ठीक है। बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है। देखिए बेटा एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा तुमको, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है, सब लोग ध्यान दीजिएगा अभी। सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैंने एक ग्लास स्लैब बनाया, ठीक है। ये देखिए बेटा ये एक ग्लास स्लैब है, मतलब ये ग्लास का ना एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है। ग्लास की जो स्लैब है बेटा वो आपकी कुछ इस तरह से है, ये रेक्टेंगुलर स्लैब है आपके पास ग्लास का। और हम लोग अभी इसको इसके अंदर से भी लाइट पास करा के दिखाएंगे आपको, है ना। तो जो ग्लास स्लैब है बेटा वो कुछ इस तरह से होता है बेटा, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होता है। ये देखिए ये आपका ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये आपका ग्लास स्लैब। तो एग्जैक्टली मान लीजिए कि ऐसे ही एक ग्लास स्लैब हमने यहाँ पर रखा हुआ, ठीक है। ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब, ठीक है। अभी हम लोग इसके ऊपर से लाइट भी पास करा के दिखाएंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, ठीक है, सेम टू सेम। और उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा एकदम दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है, कि कैसे हो रहा है रिफ्रैक्शन, कैसे होता है, वो सब चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले हम लोग ये सब चीज़ पहले ना थ्योरेटिकली समझ लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। देखिए बेटा तो ये ग्लास स्लैब है, ठीक है। अब देखिए बेटा एक रे इधर से इंसिडेंट आपका लेके आया, ठीक है। देखिए बेटा ये यहाँ पे आके यहाँ पे लगा, ठीक है। तो मुझे बताइए ये बाहर में क्या है? एयर है, क्या है बेटा? एयर, ये हवा है। मुझे बताइए ओ हवा थोड़ा
पास में बना दिया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका एयर है, ठीक है बेटा, ये एयर है, ये आपका ग्लास है, फिर यहाँ बाहर में फिर से क्या है बेटा, एयर है ना, एयर ग्लास एयर ना। तो मतलब यहाँ पे जो आपका ये मीडियम है, रियरर डेंसर रियरर, रियरर डेंसर रियरर ही हो रहा है ना यहाँ पे, है कि नहीं। अभी देखिए बेटा, ये आपका रे आया और यहाँ पे इस पॉइंट पे टकराया, जैसे ये टकराएगा ये क्या करेगा बेटा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल दिखाएगा ना, ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, ये बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों? क्योंकि हमने कहा सर ये रेयरर से कहां आया, डेंसर पे आया, रेयरर से कहां पे आया, डेंसर पे आया। तो आपने यहां पे क्या बना दिया बेटा, आपने यहां पे ना ये बना दिया, इसका नॉर्मल बना दिया, ठीक है, ये पहला नॉर्मल आपको दिखाई दिया, ठीक है। अब इसने जो यहां पर बेंडिंग दिखाई है बेटा, थोड़ा सा ये जो बेंडिंग इसने जो दिखाया है बेटा, यहां पे मैं बेंडिंग दिखाना चाहता हूं बेटा, ये बेंडिंग कुछ इस तरह से दिखाया, ठीक है इसने। अब जैसे फिर ये यहां पे आके हिट किया, अब ये फिर से कहां पे आ गया, रेयरर पे आ गया ना, तो ये फिर से क्या करना चाहिए, इसको फिर से, इसको फिर आगे भागना चाहिए ऐसे, फिर ये भागा, अब यहां पे एक और नॉर्मल बनेगा, क्योंकि दो बार हो रहा है ना रिफ्रैक्शन, यहां पे एक बार रिफ्रैक्शन और यहां पे एक बार रिफ्रैक्शन, समझ में आ रही है ना बात बेटा। अभी देखिए बेटा, तो यहां पर आप देख सकते हो बेटा कि आपके स्कूल का जो इंस्टीट्यूशन है वो भी ऐसे ही काम करता है। कैसे है देखिए बेटा, एक बच्चा था, वो आपका डॉक्टर बनना चाहता था, ठीक है, ये स्लैब स्कूल है, ठीक है बेटा, स्कूल में पहुंचा और डॉक्टर बनना तो चाहता था वो, पर बन गया कुछ और ही, अब मतलब रास्ता भटक गया ना वो, ये डिस्ट्रैक्ट हो गया। देखिए बेटा, बनना चाहता था डॉक्टर, बट अभी पता नहीं कुछ मतलब हवा लग गई उस स्कूल की, फिर ये कुछ और ही हो गया, ठीक है, कुछ और ही बन गया। अभी क्या बन गया था, कंपाउंडर बन गया होगा, फिर कुछ और जो ही बन गया, बट यहाँ पे देख रहे हो कि डिस्ट्रैक्ट हो गया, ये क्या हो गया बेटा, डिस्ट्रैक्ट। यहाँ पे इसका पाथ जो है एग्जैक्टली क्या होता है बेटा, बदल जाता है, पैरेलली वो कुछ और मतलब कि यहाँ पे पाथ को फॉलो करने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या बेटा कि ये जो रे ऑफ लाइट है, इसको पैरेलली निकलना चाहिए था सीधा, ठीक है, बट हमने स्लैब रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, शिफ्टिंग हो गई, क्या हो गया बेटा, उसका पूरा पाथ बदल गया, ठीक है। अच्छा खासा बच्चा यहां से निकला, कुछ और ही बन गए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज जो है बेटा, ये आपका यहां पर इस लाइट के पाथ को इंपैक्ट करता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बेटा, लैटरल शिफ्ट। अब इसको लैटरल शिफ्ट क्यों कहा जा रहा है, लैटरल शिफ्ट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भले ही वो डॉक्टर बने या ना बने, जिंदा तो रहना पड़ेगा ना उसको, पेट तो पालना पड़ेगा, है ना, पैसा तो कमाना पड़ेगा ना, है कि नहीं, रहमो करम पे किसी की जिंदा तो रहना पड़ेगा, तो इसीलिए उसकी लाइफ तो चलती रहेगी ना, है कि नहीं। तो यहाँ पे उसी को कहा गया लैटरल शिफ्ट, का मतलब होता है बेटा कि एग्जैक्टली उसी पाथ के पैरेलल में वो दूसरा कोई पाथ ले लेगा, ठीक है ना, एग्जैक्टली कुछ और चीज, कुछ और पाथ में, बट पैरेलल टू द प्रीवियस पाथ होगा वो, पैरेलल टू द प्रीवियस पाथ, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। तो यहां पे ये जो है बेटा, यहां पे डबल रिफ्रैक्शन यहां पे आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ है, सेकंड रिफ्रैक्शन यहां पे हुआ है, तो आपको यहां पे इंसिडेंट एंगल भी दो बार मिलेगा, आपको रिफ्रैक्टेड एंगल भी दो बार मिलेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा कैसे होता है ये, तो ये एंगल आपका इंसिडेंट एंगल 1 है, ये आपका क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्टेड एंगल 1 होगा, ये एंगल आपका अगेन इंसिडेंट एंगल 1 होगा, और ये होगा बेटा आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 2, ठीक है बेटा, ओके, समझ में आया क्या। अब यहां पर ना आप एक चीज गौर से देखिए बेटा, आपको समझ में आएगा कि इंसिडेंट एंगल 1 जो होगा वो हमेशा बराबर होगा रिफ्रैक्टेड एंगल 2 के, ये इसके बराबर होगा। क्यों? तो सबसे पहले आप देख सकते हो बेटा कि ये जो एंगल है बेटा इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आप देखिए ना बेटा, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना हुआ है, यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब इन दोनों के काउंटर पार्ट्स अगर बराबर है तो ये दोनों भी तो एक इक्वल एंगल पे ही खुले होंगे ना, है कि नहीं। तो आपका ये जो एंगल होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो ये एंगल होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ इमरजेंस। अब यहां पे इमरजेंस का मतलब क्या है समझिए बेटा, कि ये यहां से निकला है इतना एंगल बनाते हुए। वैसे आप लोगों को ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। ये स्लैब में क्या होता है आपको डायग्राम में आएगा, डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा कि बताइए कि लैटरल शिफ्ट कैसे होता है ग्लास स्लैब के द्वारा। तो आपको बस ये डायग्राम एग्जाम में बोर्ड से बनाने के लिए था 3 मार्क्स का, ठीक है। आपने बना दिया, लिख दिया लैटरल शिफ्ट है क्या, तो लैटरल शिफ्ट में आपने डेफिनेशन क्या लिखना पड़ेगा बेटा, तो लैटरल शिफ्ट में आप डेफिनेशन लिख देंगे यहाँ पे, लैटरल शिफ्ट में जो आप अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो आप बोल सकते हो बेटा कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ लाइट रे पासिंग obliquely फ्रॉम अ ग्लास स्लैब, ठीक है। तो ये आपका लैटरल शिफ्ट का डेफिनेशन हो जाता है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ लाइट रे पासिंग
ऑब्लिकली फ्रॉम अ ग्लास स्लैब, ठीक है। तो उसकी एग्जैक्ट जो जो शिफ्टिंग है बेटा आपके पाथ की, वो क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, पैरेलली वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका लैटरल शिफ्ट का डेफिनेशन हो जाता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है क्या बेटा, आपको समझ में आ गया बेटा, इंद्रानी सबको समझ में आ गया, सुना आया, सबको आ गया, ओके। तो यहाँ पे देखिए बेटा, फिर से ये डायग्राम एक बार चेक कर सकते हो बेटा, ये डायग्राम अगर इनकम्प्लीट है तो आप देख लीजिएगा ये और यहाँ पे अगर आपसे पूछे कोई कि सर लेटरल शिफ्ट था क्या, तो आप बोलेंगे सर ये रहा, ये आपकी ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे बेटा लेटरल शिफ्ट, ठीक है, लेटरल शिफ्ट। ये जो गैप है ना बेटा, क्योंकि ये यहाँ से जाना चाहता था बट जब यहाँ से रहा है तो ये आपके लेटरल शिफ्ट हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, लेटरल शिफ्ट, ठीक है। ओके चलिए, तो अब हम बात करेंगे बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, किसकी बात करेंगे बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार देख लेते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझते हैं, व्हाट इज बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है क्या नहीं है ना, चलिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए। तो क्या होता है ये बेटा, तो ये होता है बेटा आपका प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन bend the light to an extent according to its value, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बेंड द लाइट टू एन एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, ठीक है। उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है बेटा, वो लाइट को बेंड कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपको बोलना पड़ेगा सर तब तो मतलब कि रिफ्रैक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। चलिए ठीक है, आप मेरी बात को समझो, ठीक है। रिफ्रैक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। अब आपने कहा सर नहीं यार अभी भी मतलब वो ना सर जम नहीं रहा, मतलब क्या कह रहे हो आप, ठीक है, बात को समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, मैं ये कह रहा हूं, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा बेटा, रिफ्रैक्शन होगा। चलिए इसका एग्जांपल दे दो, ठीक है, एग्जांपल देखिए बेटा, इस पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट रिफ्रैक्शन अगर कोई चीज दिखा सकता है तो वो है बेटा, क्या है बेटा, डायमंड। यस एग्जैक्टली, डायमंड की आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है 2.42, कितनी होती है बेटा, 2.42। इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है, नो यूनिट, ये यूनिट लेस है, ठीक है। तो क्या है बेटा आपका 2.42, ये आपका डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है बेटा, ये डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब मैं कह रहा हूं बेटा कि मैंने वाटर ले लिया, क्या ले लिया बेटा, वाटर। अब वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है आपको बताएगा, 1.5, ठीक है, 1.5 1.33 कुछ ऐसा लेते हैं, ठीक है, चलो 1.5 मान लिया मैंने। अब मुझे एक बात बताओ कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.5 है, अब इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2.42 है, तो मुझे बताओ किस में ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, डायमंड में। पानी के मुकाबले डायमंड में ज्यादा रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो इससे क्या समझ में आता है सर, इससे यह समझ में आता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा होती है रिफ्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है ना बेटा। तो विथ इंक्रीज इन, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, विथ इंक्रीज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर रिफ्रैक्शन कैन बी सीन, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, क्लियर है क्या, क्लियर है, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा, ये प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बेंड द लाइट टू एन एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू, उसकी वैल्यू के हिसाब से उसको बेंड कर सकता है।
दूसरा आपका यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साथ ही साथ डायमंड का अगर ज्यादा था, और मैंने कंपेयर आपको एग्जांपल भी दिखाया बेटा, ये एग्जांपल है बेटा आपका, एग्जांपल में आप क्लियरली देख सकते हो कि डायमंड का ज्यादा था, वाटर का कम था, तो इसलिए डायमंड में ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब उसकी जो रिफ्रैक्शन है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चलिए बेटा, तो मतलब सर चलो ठीक है, मान लिया ठीक है कि आप जो कह रहे हो ठीक है, पर यहाँ पे सर मीडियम्स के बीच के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेटा, उसका रिलेशन क्या होता है, ठीक है, उसका रिलेशन कैसे काम करता है सर, वहां पे क्या होता है वो भी चीजें समझते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर फाइंड कैसे करें, ठीक है, क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में, सर क्वेश्चन कैसा होगा, हम लोग बोर्ड्स में पेपर दे रहे होंगे तो हमें क्वेश्चन कैसा मिलेगा, चलिए बेटा उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए तो यहाँ पे ना बेटा एक बात को समझना, अगर आप कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेटा बहुत सारे फॉर्मूले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सबसे कॉमन फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो कौन सा वाला होगा, वो ये वाला होगा बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है बेटा, इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है बेटा, वो होता है सी, क्या होता है बेटा वो सी, और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁻⁸ बेटा 8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बेटा, ये है आपका सी का वैल्यू, प्लीज उसको याद रखना बेटा कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये कभी बदलने नहीं वाला, ठीक है, ये दिस इज फिक्स्ड। ठीक है बेटा, अब इन दोनों में से आपको बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्पीड ऑफ लाइट ऑफ इन मीडियम में से आपको कोई एक वैल्यू गिवन होगी, तो आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा बेटा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा तो आपको फाइंड करने के लिए बोल देगा बताओ स्पीड कितना होगा उस मीडियम में, या अगर आपको स्पीड दे दिया गया होगा उस मीडियम में तो बोल देगा बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो दोनों में से एक चीज दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके तुमने यहां पर क्या निकालना होगा बेटा, तो उसमें तुमने निकालना पड़ेगा आपका एक वैल्यू जो कि आपका अननोन होगा, तो वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है क्या, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं बेटा कि मैं यहां पर एक ऐसा मीडियम ले रहा हूं, ठीक है, मैं ले लिया बेटा मीडियम in which speed of light is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने बोल दिया बेटा कि उस मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है बेटा 2 × 10⁸। तो मेरे को बोल दिया बेटा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए बोल दिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं आपको सिंबल बता दूं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होगा बेटा म्यू, क्या होगा बेटा म्यू, ठीक है, म्यू MU, म्यू बोल सकते हो ना बेटा, ये आर नहीं है, ये म्यू है, मैं आर की तरह लिखता हूँ बेसिकली, ऐसे म्यू ऐसे नहीं लिखा जाता, म्यू थोड़ा सा आपका कुछ इस तरह चिपका होता है, ठीक है, ऐसे ये आपकी म्यू होती है, ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाता है। आर तो कुछ इस तरह से होता है ना, आर तो ऐसा होता है, ये म्यू है, घूमेगा 2 बार घूमेगा, ठीक है, 2 बार इसके कान बनेंगे, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस तरह से ये आपका म्यू होता है, ठीक है। और न्यू जो है बेटा वो न्यू ऐसे होता है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, दिस इज न्यू NU एंड दिस इज म्यू MU, ठीक है, प्लीज़ डाउट में मत रहना, ये न्यू है ये म्यू है, ये फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज हो रहा है, ठीक है बेटा। चलिए तो म्यू, तो मैंने कहा सर म्यू आपको निकाल के बताना है, चलिए निकालते हैं ना, तो क्या होगा बाबू, म्यू इज इक्वल टू C/V हो जाएगा, क्या होगा बेटा C/V। अब आपने कहा सर ये कहां से आ गया, ये क्या कर रहे हो, देखो बेटा सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंबल ये थी, मैंने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का सिंबल क्या दिया, सी दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को मैं भी ले सकता हूँ ना, स्पीड को तो V से डिफाइन करते हैं, 9 क्लास से पढ़ के आया बेटा, स्पीड V = S/T लिख सकता हूँ ना, क्लियर है कि नहीं ये बताइए, अगर नहीं है तो है ना, मैं फिर से बता दूं कि ये आपका V है, ये आपका C है और ये आपका म्यू है, प्लीज़ अब इसको मेंशन ही कर लीजिए अपने कॉपी में, अगर याद नहीं है तो, अगर याद है तो फिर सॉल्व करते चलिए। तो म्यू कितना आएगा बेटा, म्यू ऑफ मीडियम कितना आया बेटा जो आपने लिया है, तो आपका क्या होगा बेटा 3 × 10⁸ बाई 2 × 10⁸ ही ना होगा, है कि नहीं, क्योंकि आपने स्पीड ऑफ लाइट कितना था बेटा 2 × 10⁸ था ना बेटा, तो मीटर पर सेकेंड कैंसिल हो गया, 10⁸ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बेटा 3/2, तो कितना है बेटा 1.5, तो 1.5 क्या आया बेटा इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। क्लियर है क्या, मतलब क्लियर कर पाया क्या, क्लियर है, मतलब इतना हार्ड नहीं है अभी तक से, ठीक है ना, इतना हार्ड लगा क्या, ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि मैं आज ही सबसे हार्ड टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कल और परसों बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि कल और परसों आपका रे डायग्राम है, और रे डायग्राम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है,
क्योंकि उसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जितना पास आएगा इमेज उतना दूर जाएगा, और इमेज जितना पास आएगा ऑब्जेक्ट उतना दूर जाएगा, यही चलता रहेगा, ठीक है, उसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको सिंबल में ध्यान रखना है कि क्या सिंबल, और उसका भी मैं आपको ना एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है, कि आपको किसके लिए क्या सिंबल याद रखना है, वो पूरा सिंबल याद कर लोगे काम खत्म, ठीक है। याद करने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको रटवा रहा हूं, प्लीज है, आप लोगों को मैं इतना इनफ क्वेश्चंस करा दूंगा कि आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है, कि वो अपने आप ही समझ में आएगा कि ओके ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा, क्योंकि आपको मैं बार बार कहूंगा बेटा, 12th क्लास में गलती से साइंस ले लोगे तो वहां पे फिर से यही चीज करना है तुमने यार, कम ऑन। तो आपको तब फिर से ये याद करोगे, अरे वो सर ने क्या ट्रिक बताई थी, यूट्यूब खोल के देख लें, ये सब मत करने लग जाना यार, कम ऑन, है कि नहीं। तो ये पहले तो पता होना चाहिए आप लोगों को ना, तो इसलिए प्लीज इस बात पे ध्यान रखो, ठीक है। चलिए, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया कि ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आई। चलिए अब एक और आपका क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि मैं अब की बार आपको दूंगा बेटा न्यू। तो मैं मान लो मैं आपको अभी अब की बार न्यू जो मैं दे रहा हूँ बेटा, वो आपके पास है 2.5, कितना दे मैंने बेटा, 2.5 दे दिया, ठीक है, 2.5। अब मैं कह रहा हूं बेटा अब फाइंड करो v क्या होगा, क्या फाइंड करो बेटा v। तो न्यू का फॉर्मूला क्या था बेटा, c बाई वी, था कि नहीं था। तो आप जानते हो बेटा न्यू कितना आपके पास 2.5, c कितना बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई वी, दिख रहा है बेटा। अभी v को यहाँ पे लिख दे तो v इक्वल टू क्या होगा बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई 2.5, ठीक है। आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, 10 टू द पावर 8 को अलग ही रख दो, 3 बाई 2.5 को सॉल्व करो, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो बेटा 30/25 लिख सकते हो ना, क्योंकि पॉइंट ऊपर जाता है 30/25 बन जाता है, इंटू 10 टू द पावर क्या बन गया बेटा 8, ये आपका 6/5 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 8 हो गया, 6/5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपका आंसर ये आएगा, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोग की मैथ्स स्लो है कोई बात नहीं बेटा, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं कहूंगा बार बार कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है बेटा, क्वेश्चन में ऐसे ही आपको पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्लियर, समझ में आया शिवांगी जी, शिवांगी जी आ रहा है समझ में, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, नहीं अभी तक सब ठीक चल रहा है, घर में हो रही पढ़ाई, कितने घंटे, हाँ जी, हाँ कुछ भी नहीं बेटा, डायमेंशनलेस, क्यों, ये देखिए ना, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है बेटा c बाई वी, ठीक है बेटा, c बाई वी है तो c भी स्पीड है, v भी स्पीड है, तो दोनों की मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गई, तो कोई डायमेंशन ही नहीं बचा ना उसके लिए, तो इसलिए उसको क्या लिखना है, डायमेंशनलेस लिख देना, यूनिटलेस लिख दो या डायमेंशनलेस लिख दो, ठीक है बेटा, कोई डायमेंशन नहीं इसका, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा आपका, मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, म्यू जो है बेटा वो डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस। अब डायमेंशनलेस ये क्यों है, क्योंकि ये एक रेशियो है सेम यूनिट्स का, स्पीड का रेशियो स्पीड के साथ, तो जो उसके एसआई यूनिट्स है वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि c क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, v आपका क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया तो कुछ नहीं बचा, तो इसलिए इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आया ना बेटा, ओके, ठीक है। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस भी दिखाता हूँ, ठीक है, पर उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेटा रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ टू मीडियम, ठीक है बेटा। चलिए अब इसको समझते हैं, देखिए बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये डाउट ना आपके ना 12th क्लास तक से रहता है कि क्या था, ठीक है, क्योंकि ये जो रिलेशन है बेटा, ये रिलेशन बहुत सारे बच्चे आपके हायर क्लास में जाके भी एस्टैब्लिश नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखिए बेटा, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ना बेटा दो मीडियम ले लिया, ठीक है, मैंने मीडियम नंबर 1 ले लिया, मीडियम नंबर 1, और मैंने ले लिया बेटा मीडियम नंबर 2, यहाँ पे ना कोई भी रेयर डेंसर है हमें नहीं पता वो चीज़, ठीक है, हम बस ऐसे ही ले रहे हैं, हमने बोल दिया कि ये रेयर है, ये डेंसर है, या ये डेंसर है या रेयर है, कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी आप लीजिए, ठीक है बेटा। तो मैंने कहा कि एक रे आई बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल दिखाया, और आपने बोला कि सर ये लो, सर आपने तो बोला था कि कोई कुछ भी नहीं है, बट अभी आप क्या कर रहे हो, इसको डेंसर ले रहे हो, कुछ भी ले लो आप, ऊपर से नीचे ले लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, मेरा काम है बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेशन को एस्टैब्लिश करना, ठीक है। अब बात को समझना, ये मेरा रे आया बेटा, और ये रे मेरी जा रही, ठीक है, मेरा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे आपका ये है, और ये आपका रिफ्रैक्टेड, ठीक है बेटा, रिफ्रैक्टेड रे आपका ये है, ठीक है, ये आपके इंसिडेंट एंगल है, ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, क्या बात है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं दो कंडीशन ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि मुझे इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी है, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ठीक है। मैं कह रहा हूं बेटा इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ν1 ले लो, ठीक है, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ν2 ले लो, सही है बेटा, ν1 ν2,
न्यू1 न्यू2, सही है ना। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं यहां पर ये लिखूं तो क्या चलेगा? अगर मैं न्यू1 लिख रहा हूं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, न्यू1 लिखा मैंने, तो न्यू1 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? c बाई v1, है ना, क्योंकि यहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v1 है ना, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना बेटा? ओके, उसके बाद फिर मैंने कहा सर न्यू2 को मैं क्या लिख सकता हूं? c बाई v2, क्योंकि यहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है? v2 है। ये उधर ही से आ रहा है पीछे से, c। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है ना। अब आपने क्या किया बेटा? इसको आपने चेंज कर दिया, इसको उठा के उधर फेंक दिया, तो क्या बेटा? न्यू1 v1 इज इक्वल टू क्या है? c आया। और एग्जैक्टली इसको भी आपने वैसे ही कर दिया, न्यू2 v2 इज इक्वल टू c आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो आपने क्या किया बेटा? कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड कर दिया, फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर कर दो, तो क्या मिलेगा बेटा? न्यू1 v1 इज इक्वल टू न्यू2 v2, ठीक है, न्यू1 v1 इक्वल टू न्यू2 v2, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, अब अगर मैं न्यू1 बाई न्यू2 करूं तो मुझे मिलेगा क्या बेटा? v2 बाई v1 मिलेगा। ये एक रिलेशन मिला कि नहीं मिला? दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। और दूसरा रिलेशन आप क्या लिख सकते हो बेटा? न्यू2 बाई न्यू1 इज इक्वल टू v1 बाई v2, ये दूसरा रिलेशन मिला। मिला कि नहीं मिला? ठीक है, तो ये दो रिलेशन आप यहां पे स्टैब्लिश कर पाए, दो रिलेशन आप यहां पे स्टैब्लिश कर दिए। और वो रिलेशन कौन कौन सा होगा बेटा? तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा, न्यू1 v1 इक्वल टू न्यू2 v2 था, तो उसको मैं v को एक तरफ किया, न्यू को एक तरफ किया, तो आपका ये दो रिलेशन यहां पे स्टैब्लिश होता है बेटा। प्लीज इसको, इस बात को ध्यान रखना बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। ये भले ही आपको क्लास 10 में शायद काम आए या ना आए, क्योंकि क्लास 10 में आपका जो मैंने पीछे जो कराया बेटा आपको, वो काफी था, ठीक है। मतलब ये वाला जो था, अभी आपने जो ये न्यूमेरिकल देखा, ये जो न्यूमेरिकल थी ना, अभी आप जो ये सब की है, ठीक है, ये काफी होता है, ठीक है, क्लास 10 के लिए। पर आपको क्लास 10 में ये चीज भी सीख के जाना है आगे, क्योंकि ये चीज आपको बाद में काम आएगा, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर किसी भी दो मीडियम की अगर आपको स्पीड पता है और आपको किसी भी एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो आप दूसरे का निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे v1 पता है, v2 पता है और न्यू1 मुझे पता है, तो मैं न्यू2 निकाल सकता हूं। अगर मुझे मान लो न्यू1 न्यू2 पता है, मुझे v2 पता है, मुझे मैं v1 निकाल सकता हूं। मतलब इन चारों में से अगर मुझे कोई भी तीन वैल्यू पता है, तो मैं किसी को भी फाइंड कर सकता हूं, किसी को भी फाइंड में कर पाऊंगा। तो ये मेरी यहां पर कंडीशन बन के आती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? क्लियर है बेटा? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका कंडीशन। अब इसके बाद अब आपको यहां पे समझना है बेटा, क्या इसके बाद भी सर कोई फर्दर आपका इसको इसके रिलेशनशिप को आप एस्टैब्लिश कर सकते हो क्या? एक मिनट है बेटा, 57 है कि नहीं? इसको और क्या हम लोग फर्दर एस्टैब्लिश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में बेटा हम लोग बात करेंगे अभी।